Hi, sir. Good morning. Online, can you hear me clearly? Okay. हाँ जी बच्चों, तो वेव ऑप्टिक्स में हमें क्या डिस्कस करा था? ए पार्ट ना? हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 0 ए पार्ट क्वेश्चन 11। हाँ भैया रुक जाओ, ये भी करना है। बाकी डन? अच्छा, एक्सरसाइज 1 ए पार्ट। प्लेन वेव फ्रंट्स मतलब पैरेलल बीम, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स विल बी। तो कन्वर्जिंग लाइट आएगी तो ए बन जाएगा। इससे टकरा के जो लाइट है वो फोकस की तरफ जाएगी ना, मतलब लाइट का पाथ ऐसा होगा ना, तो इसके वेव फ्रंट्स कैसे होंगे? इस पार्ट कैसे, फिर इस पार्ट कैसे? और कोई क्वेश्चन बचो? 15 वही हो गया, वो कंसेप्ट अभी पढ़ना है। बाकी डन? मनकीरत, हर्ष, कौशिक, आप क्यों नहीं आए आज क्लास में? हाँ 11 तो अभी अभी करना है। 11 छोड़ दो अभी फॉर द टाइमिंग के लिए। हाँ भाई, मनकीरत, हर्ष, कौशिक, आज ऑनलाइन क्यों लगा रहे हो? अच्छा, तो बच्चों हम लास्ट क्लास में जो पढ़ रहे थे उसका अगर हम रिकैप लें। क्या कुछ पढ़ा था हमने? हमने बात की थी अगर दो सोर्सेस एक जगह पे कंबाइन कर रहे हैं तो क्या होगा? हमने कहा था कंडीशन ये रखें कि वो सोर्सेस कोहेरेंट हो, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ हो। तो ऐसा करने पर हमारे को एक नई वेव मिल जाएगी जिसका एम्पलीट्यूड अलग होगा, और वो जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी गवर्न्ड बाय व्हाट? फेज डिफरेंस, है ना? एम्पलीट्यूड जो है वो सिर्फ उन दोनों वेव्स के फेज डिफरेंस पे डिपेंड करता है। वो फेज डिफरेंस क्या बन गया था? वो हमने देखा था एक्सप्रेशन के डेल्टा एक्स के एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस जो फाइव टू डैश माइनस फाइव वन डैश था उसके इक्वल आ जाता है। तो हमने ये बात समझी थी फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि कोहेरेंट होना क्यों जरूरी है, क्योंकि तभी वो फेज डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। तो कोहेरेंट में ये वैल्यू बन गई और इसके हिसाब से हमने
लिख दिया कि एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है और फिर उसको इंटेंसिटी से रिलेट कर दिया कि इंटेंसिटी क्या हो सकती है। ठीक है, तो फिर जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उसको हमने बोला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब मिनिमम है उसको हमने बोला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सबको बच्चों? ठीक है, हमने नोट कहाँ तक किया था बच्चों? यहाँ तक किया था ना, इससे इधर तक। तो जैसे मैं बच्चों आपको कह रहा था, अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है उसमें यही होगा कि हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग सिचुएशंस में हम डेल्टा फाई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग आउट डेल्टा फाई, बाकी तो ये फॉर्मूला लगता है, राइट? तो सबसे पहले बच्चों हम एक बात लिख लें कि जैसे ये जो हम कोहेरेंट इनकोहेरेंट सोर्सेज की बात कर रहे थे, कि कोई भी दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज अगर हम लें, ठीक है, वो हमेशा इनकोहेरेंट होते हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या होगा बच्चों? एक्चुअली क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत ही मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके डिसाइड होती है ना? मतलब फ्रीक्वेंसी कहाँ से गवर्न हो रही है, अगर आप थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर याद करो, वेवलेंथ कहाँ से आती है, 1/λ इक्वल टू ट्रांजिशन जो होती है, तो वहां पे जाके डिसाइड होती है फ्रीक्वेंसी, है ना? तो आप दो अलग अलग सोर्सेस की फ्रीक्वेंसी, आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है जिससे कि आप इंश्योर कर पाओ कि वो बिल्कुल सेम। ठीक है, तो दिस इज व्हाई टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस विल ऑलवेज बी इनकोहेरेंट, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई कि हम ऐसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कभी ये इंटरफेरेंस ऑब्जर्व नहीं करते। ठीक है, क्योंकि जैसे अभी एक बल्ब है दूसरा बल्ब है, इनकोहेरेंट, चाहे कहने को हम ये कहें कि सेम कंपनी के हैं, सब कुछ वही है, बट स्टिल दे आर इनकोहेरेंट। ठीक है, तो ये एक लाइन लिख लो कि टू independent sources are always incoherent. तो अभी माइंड में एक बात आ सकती है कि अगर ऐसा ही है तो फिर हम इंटरफेरेंस करवाएंगे ही कैसे? दैट विल सी। ओके, तो अब बच्चों याद करो जो ऊपर हमारा एक्सप्रेशन था डेल्टा फाई का, है ना, के x2 माइनस x1 प्लस फाई टू डैश माइनस फाई वन डैश। तो इस फॉर्मूला में बच्चों अगर हम फाई वन डैश फाई टू डैश को जीरो कर दें, या फिर आप ये कह लो कि सेम कर दें, तो जो हमारा डेल्टा फाई है वो सिंपली के डेल्टा एक्स आ जाए। ठीक है, तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ स्पेशल केस कि अगर हम ऐसा कर दें तो। ठीक है, तो अब बच्चों ऊपर वाले एक्सप्रेशन से देखो, ये जो एम्पलीट्यूड वाला हमारा फॉर्मूला था या इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला था, इससे अगर हम देखें कि ये जो इंटेंसिटी है या एम्पलीट्यूड है ये मैक्सिमम कब आ रहा है, क्या कंडीशन है? जब कॉस डेल्टा फाई 1 होगा, है ना? और वो मिनिमम कब होएगी? जब कॉस डेल्टा फाई -1 होगा। कॉस डेल्टा फाई 1 कब होता है? जब डेल्टा फाई इज 2n पाई, है ना, 0 2 पाई 4 पाई एक्सेट्रा। और वो मिनिमम कब होता है? पाई के ऑड मल्टीपल्स, करेक्ट? तो ये हम एक बार लिख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन है बच्चों? देखो ये समझ आती है?
ये समझ आ रहा है बच्चों कंडीशन? ठीक है, ये हमने इसलिए लिखी है क्योंकि जैसे मैं आपको कह रहा था ना कि आगे क्वेश्चंस में हम डेल्टा फाई निकाला करेंगे, तो क्वेश्चंस में ऐसे ही पूछा होगा कि भाई कंडीशन निकालो कि मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, तो हम सीधा डेल्टा फाई पे ही वर्क करेंगे, है ना? हमें बार बार वो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ा करेगी इंटेंसिटी वाला। अच्छा बच्चों, आपने एक बात तो ऑब्जर्व की होगी कि मैंने ऊपर जहां डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा लिखा है, वहां तो एन को 0 से स्टार्ट करवाया। जहां मैंने डेल्टा एक्स को नीचे लिखा है, मतलब आप ये बात तो समझ रहे होगे ना कि आई कुड हैव आल्सो रिटन इट एज एन प्लस हाफ लैम्डा और एन को मैं 0 से स्टार्ट करवा सकता था, बट देयर इज अ रीजन कि क्यों हमने ऐसा किया। ठीक है, वो आगे समझ आ जाएगा, तो वील रिमेंबर इट दिस वे ओनली कि हम कंस्ट्रक्टिव में एन को 0 से स्टार्ट करेंगे, डिस्ट्रक्टिव में एन को 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली सीधी बात क्या हो गई कि अगर आपके लैम्डा बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स होंगे तो डिस्ट्रक्टिव है, अगर उसके इवन मल्टीपल्स होंगे तो कंस्ट्रक्टिव। कैसे? ये क्या बन गया, एन लैम्डा जो है ये लैम्डा बाय 2 के सारे इवन मल्टीपल्स बन गए ना। क्लियर बच्चों? तो वंस अगेन बच्चों, अभी हम जो क्वेश्चंस करेंगे इनमें क्या होगा कि आपको सोर्सेस की प्लेसमेंट इस तरीके से दी होगी कि आप निकाल लोगे कि एक सोर्स से पॉइंट जो गई वो x1 क्या है, दूसरी से गई तो x2 क्या है, तो आप डेल्टा x निकाल सकते हो। तो डेल्टा x के ऊपर हम बस ये कंडीशन लगाएंगे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ट्राई करते हैं। So there are 2 point sources. One is at minus lambda comma 0. Other is at lambda comma 0. आपको ओरिजिन से क्लोजेस्ट 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या ब्राइट लाइट होगी।
अच्छा, थोड़ा सा जो दिमाग लगेगा वो इसी पे लगेगा कि क्लोजेस्ट कौन से हैं चार, है ना। मतलब इक्वेशन तो आप वो बना ही लोगे। हो गया अभी, क्या कर रहे हो अभी? ऑनलाइन हुआ किसी का? और भी आएंगे, सोचो। हाँ जी, देखो जो क्या करोगे, कैसे अप्रोच करोगे? हम ऐसे एक फिगर बना सकते हैं। मान लो हमने कोई भी पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने x, 0 ले लिए, राइट। तो क्या पाथ्स डिफरेंसेस बन गए? जो लेफ्ट वाला सोर्स है उससे क्या बन गया? डिस्टेंस x प्लस लैम्डा। जो राइट वाला है x माइनस लैम्डा। तो डेल्टा x क्या आ रहा है? 2 लैम्डा आ रहा है। इसका क्या मतलब है? x ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा या x
लेस देन इक्वल टू माइनस लैम्डा पे तो सारे के सारे पॉइंट्स पे ही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही आना है, ठीक है, कि वहां तो हर जगह पे ब्राइट लाइट ही आएगी। ये पहली ऑब्जर्वेशन है हमारी, है ना? आया समझ? फिर अगर अब हम पॉइंट लें बीच में कहीं, इससे क्या निकल के आएगा? अब हम इन दोनों को अगर सबट्रैक्ट करें तो अब डेल्टा एक्स जो आएगा वो 2 मॉड एक्स लिख सकता हूं मैं उसको, वाई, क्योंकि एन चाहे पॉजिटिव हो एन चाहे नेगेटिव हो, दोनों ही तरफ हमारा आएगा। तो इससे क्या निकला? ये पॉइंट फाइंड, जो क्लोजेस्ट 4 पॉइंट्स, 0, जब इसको आप इक्वेट करोगे तो एक लैम्डा बाय 2, एक माइनस लैम्डा बाय 2, और फिर चौथा आप चाहे लैम्डा वाला ले चाहे माइनस लैम्डा वाला ले। ठीक है, तो मतलब ये आप देख रहे हो अच्छी सिचुएशन है, जैसे कोई ग्राफ वगैरह बनाने को भी आ सकता है कि डेल्टा पाई का ग्राफ बना दो विद एक्स, तो एक रेंज में तो कांस्टेंट ही है डेल्टा पाई, सिर्फ ये बीच वाली रेंज में थोड़ा सा चेंज कर रहा है। अब मैं कहा कि मतलब ग्रेटर देन लैम्डा और लेस देन माइनस लैम्डा पे तो कांस्टेंट ही हो गया, जो बीच वाला रीजन है दोनों सोर्सेस के, यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन की कितना डिस्टेंस है, यहीं पे बस थोड़ा बहुत आपका मैक्सिमम लेना है जो आएगा। जैसे हमने ये निकाल लिया लैम्डा बाय 2 माइनस लैम्डा बाय 2 पे, तो ब्राइट रेंज मतलब कंस्ट्रक्टिव आ गया, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट भी होगा ना जहाँ डिस्ट्रक्टिव आएगा। मतलब जो इंटेंसिटी में वेरिएशन है वो माइनस लैम्डा से प्लस लैम्डा के बीच में ही हो रही है ना बस, बाकी तो हर जगह कांस्टेंट ही है इंटेंसिटी। बच्चों ये समझ आया क्यों? फिर से मुझे बताओ, मॉड एक्स क्यों किया? एन हमारा कुछ भी हो सकता है, तो आई थिंक बेटर ये है कि हम जो ऊपर वाला अपना रिजल्ट है ना, हम उससे भी मॉड लगा ही लेते हैं, ताकि ये गलती ना हो कभी, जो हमने ये डेल्टा एक्स के लिखे हैं, मतलब इससे हमें याद रहे कि हम दोनों तरफ के केसेस ले सकते हैं, एन को प्लस माइनस करके। हाँ जी बच्चों बोलो, समझ आ गया ये कि नहीं ऑनलाइन? ऐसी बच्चों इसकी इजी फॉर्म क्या हो सकती थी क्वेश्चन की, कि मान लो आपको कोई कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाते और आपको वहां पे इंटेंसिटी पूछ ली जाती, तो क्या होता? फिर तो सीधा डेल्टा एक्स निकालो, डेल्टा एक्स से के डेल्टा एक्स, और फिर उससे डेल्टा पाई, उसको फॉर्मूला में पुट करो। इस क्वेश्चन में बस अच्छी बात क्या हो गई थी कि आपको केसेस बनाने पड़ रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन की आपका पॉइंट कहाँ पे लाइक कर। ओके, अगला क्वेश्चन कर। हर्ष बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उस तरह वेव के डायग्राम से।
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं। नहीं उसकी जरूरत नहीं, सिंपल उसके बिना भी कोऑर्डिनेट सेट कर।
पूरी एक्स एक्सिस पे बताने ना आपको अंकित। एक्स एक्सिस पे फोर नंबर को मुझे तुमने दूसरा सोर्स कहाँ माना है अंकित? एक्स एक्सिस पे माना है वाई पे माना है? विदुषी ने भी यही किया लग रहा है। Is it? अंकित बताना। एक्स हर्ष कौशिक एक्सप्रेशन नहीं चाहिए, पॉइंट्स बताओ। आंसर आपका कुछ इंटीजर होगा ना? तो बचाओ, इतना मुश्किल तो नहीं है कुछ। हाँ जैसे मर्जी कर लो, हिट एंड ट्रायल से भी निकल सकता है, तो बड़ी बात नहीं है। देखो 3 तो हो ही नहीं सकता, मतलब इवन नंबर ही आएगा ना बाय सिमेट्री। जितने पॉजिटिव एक्स पे आएंगे उतने नेगेटिव एक्स पे भी आएंगे। और कैसे क्या? ठीक। हर्ष कौशिक गलत है। और जो इट्स अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, मतलब जो एक्सप्रेशन बनेगा उस पे मैथ्स लगानी है अब आपने। वरुण ठीक है। हर्ष ठीक है। चलो बच्चों, लास्ट मिनट। तो पाथ डिफरेंस तो आप लिख ही सकते हो जनरल टर्म्स में, कंडीशन तो आई गई, उसको बस मैथमेटिकली सॉल्व करना है। ना समझ आए तो हिट एंड ट्रायल पे आ जाओ, उससे भी निकल आएगा।
जिसने कर लिया वो सोच सकता है, इस क्वेश्चन को ओरली भी कर सकते थे। थोड़ी सी मतलब मैथ्स लगाओ, ज्योमेट्री लगाओ। देखो भाई, अब प्रॉपर मेथड क्या है? ऐसे हमने कोई भी जनरल पॉइंट लिया x, 0 और s2 को y एक्सिस पे लेना है, राइट? आपने लिखा पाथ डिफरेंस, उसको आपने लगाया इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है? क्या मैंने मॉड लगाया? कोई बात नहीं, वो हमें बस पता होना चाहिए। तो सिमेट्री से दिख रहा है कि जितना पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएगा वही सेम नेगेटिव पे भी आएगा। इस कंडीशन को हमने सॉल्व करना है। क्या करोगे? दूसरी साइड ले जाके स्क्वायर कर दोगे, तो यहां से आपके पास x की ये वैल्यू आ गई, ठीक है? तो अब लेट अस से आई एम सॉल्विंग फॉर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो मुझे क्या कहना है कि लेट्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ n फॉर व्हिच x इज पॉजिटिव, ठीक है? तो इससे क्या निकल के आ गया? अब n इटसेल्फ भी पॉजिटिव है, क्योंकि मैं राइट साइड वाले एक्सिस की बात ही कर रहा हूँ। यहाँ से क्या निकल के आया? 16 माइनस n स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो n स्क्वायर लेस देन 16, और तो इससे n की वैल्यू इसके आ गई आपके पास। वैसे 0 1 2 3 0 क्यों नहीं हो सकती? अगर n को 0 लेंगे तो उससे तो x 0 ही आ जाएगा, वो हमने पहले ही एक्सक्लूड करना है। क्या ये बात समझ आती है? तो ये n की 3 वैल्यूज आ, तो 3 वैल्यूज राइट को आएंगी, वही 3 लेफ्ट को आएंगी, इससे टोटल आंसर 6। ठीक है? अदरवाइज क्या था कि जैसे मैंने कंडीशन लगाई है, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया, इस पे हिट एंड ट्रायल लगा के देख लो कि n की क्या वैल्यूज बन रही। मतलब जब क्वेश्चन में यही बोल दिया गया था कि भाई फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो आपको n पे ही फोकस करना चाहिए ना, x पे तो फोकस ही नहीं करना, हमें कौन सा कोऑर्डिनेट्स पूछना है। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया? तो 6 आ गए। अब बच्चों इसको ओरली कैसे कर सकते थे, बताओ? भाई आप जस्ट इमेजिन करो कि जो पॉइंट P है, आप उसको S1 से स्टार्ट करके राइट की तरफ लेके जा रहे हो। जब आपने पॉइंट P को बिल्कुल S1 पे रख दिया, तो डिस्टेंस कितना है दोनों में, दोनों लाइंस में डिफरेंस कितना है? ये मतलब S2P माइनस S1P, 4P, सॉरी 4 लैम्डा। आप जैसे जैसे आप पॉइंट P को दूर लेके जा रहे हो, वो डिस्टेंस कम होता जाएगा, है ना? बिल्कुल इन्फिनिटी पे ले जाओ, एक बार हम थ्योरेटिकली सोचें तो इन्फिनिटी पे क्या होगा? एक तरह से इन्फिनिटी से तो दोनों पॉइंट्स पास पास ही लग रहे होंगे, तो इन्फिनिटी पे एक तरह से क्या हो जाएगा? डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप पॉइंट P को दूर लेके जा रहे हो, आपका डिस्टेंस जो दोनों लाइंस के बीच का डिफरेंस है, वो 4 लैम्डा से कम होता जाएगा। अब हमें दिख गया कि 4 लैम्डा से कम करना है, और हमारी कंडीशन क्या होती है? n लैम्डा वाली। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती थी? 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा, और 0 आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्लियरली दोनों लाइंस में से ये तो पता ही है ना कि ऊपर वाली लाइन तो बड़ी होएगी होएगी। तो यही 3 वैल्यूज बची, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। ठीक है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है, बिल्कुल आईआईटी टाइप्स है, थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व। क्लियर हो गया बच्चों सबको?
अगला ये क्वेश्चन करो बच्चों, ये सिंपल है। यहाँ भी बच्चों कोवेरेंट ही है, राइट। तो जो पहले दो क्वेश्चंस किए थे वहां पे हमें इंटेंसिटी दी हुई थी, हम पॉइंट्स ढूंढ रहे थे, राइट। यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं और सीधा इंटेंसिटी ढूंढनी है, ये बहुत इजी हो जाता है।
हो गया बच्चों? मतलब आई डोंट नीड द इक्वेशन, आई जस्ट नीड द शेप। मतलब क्या आंसर दोगे? फैमिली ऑफ सर्कल्स, फैमिली ऑफ एलिप्स, सिंगल एलिप्स, फैमिली ऑफ पैराबोला, हाइपरबोला, व्हाटएवर जो भी बनता है। तो मतलब मैथमेटिकली भी सोच सकते हो और सीधा भी सोच सकते हो, अगर मतलब विजुलाइज कर पाओ तो। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया सबका? क्या आंसर आएगा इसका मिड पॉइंट पे? मिड पॉइंट पे तो जो पाथ डिफरेंस है वो 0 हो गया, तो सीधा ही 9 आई। बी पार्ट पे पाथ डिफरेंस जो आएगा वो 2 लैम्डा आएगा। तो अब आप समझ रहे हो मैंने क्यों डेल्टा एक्स की टर्म्स में लिखवाया था? तो एकदम पता है 2 लैम्डा, तो पता है हमें आंसर क्या आएगा, 9 आई। ठीक है। सी पार्ट जो डेल्टा एक्स आएगा आपका वो √17 लैम्डा माइनस लैम्डा आएगा। तो अब ये सीधा नहीं आ रहा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम इसी टर्म्स में डेल्टा फाई निकाल के और बस हमारा आंसर इस तरह से आता है। वी कांट ऑफ कोर्स सॉल्व दिस एनी फर्दर, यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। तो दिस इज आवर जनरल मेथड, राइट? किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको सोर्सेज के कोऑर्डिनेट्स दे दिए और आपको कोई पॉइंट दिया है, तो आप क्या करोगे? उस पॉइंट पे आप निकालोगे डेल्टा एक्स से डेल्टा फाई और उससे इंटेंसिटी। तो कोई भी डाउट इसमें, इन तीनों पार्ट्स में? डन? ओके। तो ये बच्चों हमने किए थे जनरल केसेस। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे एक स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट की, जिसने हिस्टोरिकली लाइट की वेव नेचर को इस्टेब्लिश किया, जिसने एक्चुअली दिखाया कि भाई हाँ, आप कोहेरेंट सोर्सेज लो तो आपको लाइट की इंटेंसिटी अलग अलग दिखती। तो वहीं से जाके बात शुरू हुई थी कि भाई अगर ऐसा हो रहा है तो वो रे से तो एक्सप्लेन नहीं होता, तो इसका मतलब भाई लाइट का वेव नेचर भी है। ठीक है। तो दिस एक्सपेरिमेंट इज नोन एज बच्चों YDSC, मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
तो जो इसका फिगर एक बार समझते हैं फिर ड्रॉ करेंगे। देखो क्या है इसमें। देखो जो लेफ्ट से स्टार्ट करना, सबसे पहले एक सोर्स एस है, ठीक है। उसके आगे हमने एक बच्चों व्हाइट कलर की ओपेक वॉल रख दी, ठीक है। और उस वॉल के अंदर बच्चों हमने दो कट्स लगा दिए, ठीक है। ये फिगर से समझ नहीं आएगा ज्योमेट्री क्या है, मतलब कि ये तो होल लग रहा है हमें, अगर आप ध्यान से देखो जहाँ S1 S2 लिखा हुआ है, बट वो होल नहीं है। मतलब जस्ट थिंक कि दीवार है, ये इनटू द प्लेन दीवार है, तो उसके अंदर पूरा ऐसे कट है, इनटू द प्लेन कट जा रहा है, मतलब वो स्लिट है, हेंस द वर्ड स्लिट। होल नहीं है, इनटू द प्लेन एक लंबी लाइन है। ये बात सोच पा रहे हो बच्चों? तो इस दीवार से कुछ डिस्टेंस कैपिटल डी पे बच्चों हमने एक स्क्रीन रख दिया, जहां पे हम लाइट के पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये मतलब ये जो व्हाइट से ड्रॉ किया हुआ है, ये तीन मतलब फिजिकल चीजें हैं जो एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। बाकी तो हमने लेंस एक्सेट्रा शो की है, जो मतलब मेन एक्सपेरिमेंट का एपरेटस है वो तो ये तीन चीजें हैं। एस दीवार जिसमें हमने S1 S2 दो कट्स लगा दिए, और एक स्क्रीन, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आप ये व्हाइट वाला जो एस दीवार और स्क्रीन ये ड्रॉ करो। थोड़ा सा बच्चों बड़ा फिगर ड्रॉ करना, और एक चीज बच्चों और करना, मतलब ना थोड़ी सी जगह रखना स्क्रीन के राइट साइड पे, थोड़ी सी जगह चाहिए वहां पे, हमने कुछ ड्रॉ करना है कि फाइनली हमें कैसा दिखेगा। तो लीव सम स्पेस टू द राइट ऑफ स्क्रीन एज वेल, खत्म मत कर लेना। तो सोर्स एस बनाओ, उसके आगे एक दीवार बनाओ, दीवार के अंदर दो कट्स दिखाओ। वो कट्स बच्चों सिमेट्रिक दिखाना एस के हिसाब से। और फिर दीवार से कुछ डिस्टेंस आगे एक स्क्रीन दिखा दो। जो बच्चों दीवार और स्क्रीन का डिस्टेंस है उसको शो करना है कैपिटल डी से। जो S1 S2 के बीच में डिस्टेंस है उसको शो करना है स्मॉल डी से। यहां तक बच्चों फिगर समझ आ रहा है? अब बच्चों जस्ट इमेजिन कि अगर एक आपका ऑब्जर्वर है जो आपकी दीवार के राइट साइड पे खड़ा है, ठीक है। उस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि दो स्लिट से लाइट आ रही है S1 S2 से, ठीक है जी। तो वो तो ये कहेगा कि दो सोर्सेस से लाइट आ रही है। फाइनली असली में एक सोर्स था, डजंट मैटर, उसके लिए तो दो सोर्सेस से लाइट आ रही है, बन गए दो कोहेरेंट सोर्सेस। यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है ना चेंज होने का, क्योंकि असली में तो एक ही था, हमने तो उसके दो पार्ट कर दिए। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट टू कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है जी। अब बच्चों हमने क्या किया है, ये बच्चों जो S1 S2 का मिड पॉइंट है ना, दिस इज लाइक योर ओरिजिन, मान लो उसको शो कर देते हैं O से। अब हमने क्या किया है, हमने स्क्रीन के सेंटर से एक y डिस्टेंस पे पॉइंट P ले लिया। तो होगा क्या बच्चों, S1 S2 से लाइट आ रही है, वो स्क्रीन के ऊपर डलेगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो बच्चों
अगर तो हम सिर्फ लाइट की रे नेचर मान के चलते तो वो रे नेचर तो क्या कहती कि रे नेचर के हिसाब से तो सिर्फ एक लाइट रे होती जो एस से निकली है और जो S1 के थ्रू भी पास कर रही होती, और उसके हिसाब से वो जो भी स्ट्रेट लाइन बनती बस वही वाली दीवार पे पहुंचनी चाहिए थी। सेम फॉर नीचे वाली S2, ठीक है। बट स्क्रीन पे ये ऑब्जर्व किया गया कि पूरे स्क्रीन पे लाइट है, तो ये सबसे पहला ही कॉन्ट्रडिक्शन आ गया रे नेचर से, है ना। तो अब हमने इन्वेस्टिगेट ये करना है कि स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट्स पे हमें क्या देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने स्क्रीन के सेंटर से y डिस्टेंस ले लिया, जिस वहां पे मार्क कर दिया पॉइंट P। हम वहां पे देखेंगे अब कि कितनी लाइट आ रही है, ठीक है। उसी पॉइंट P का हमने ओरिजिन से एक तरह से एंगल थीटा डिनोट कर दिया, जो ब्लू लाइन से डिनोट हो रहा है, ठीक है। तो ब्लू लाइन का और कोई काम नहीं है, ब्लू लाइन दो अलग अलग तरीके से आपके पॉइंट P को आइडेंटिफाई कर रही है। अगर मैं जो ब्लू लाइंस है, एक तो जो वर्टिकल ब्लू लाइन है वो y की टर्म्स में कर रही है, और ये जो टेडी ब्लू लाइन है वो किस में कर रही है, इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा, ठीक है जी। ये बना लो अपने फिगर में, पॉइंट P शो करो और उसकी पोजीशन दिखाओ जो कि ब्लू लाइन से दिखाई हुई है। ठीक है जी। अब बच्चों ये एक हमारे लिए अब एक इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम बन गई। क्या हो रहा है, सोर्स एस से लाइट आई, अब रेड से जो हम दिखा रहे हैं वो है लाइट रेज। पहले तो वो लाइट रेज इस फिगर में सिमेट्रिकली गई S1 S2 पे। अब एक लाइट रे S1 से P तक पहुंची और एक लाइट रे S2 से P तक पहुंची। तो क्लियरली बच्चों S1P और S2P दो अलग अलग लेंथ है। तो क्या आ गया, S1P और S2P दो, इनमें पाथ डिफरेंस आ गया। पाथ डिफरेंस से क्या आएगा, फेज डिफरेंस, और उस कारण से क्या हो गया, इंटेंसिटी अलग आ जाए। तो जब हम इस तरीके का सेटअप बनाते हैं, ठीक है, तो इस सेटअप में हमारे को पॉइंट P पे, मतलब जो दीवार के ऊपर अलग अलग स्क्रीन के ऊपर अलग अलग पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर हमें अलग अलग इंटेंसिटीज नजर, ठीक है जी। तो अब बच्चों आप रेड से, मतलब जो लाइट रेज बनी हुई है वो ड्रॉ कर दो। तो बच्चों फाइनली तो क्या है, बस दो सोर्सेज हैं S1 S2, उनसे पॉइंट P पे लाइट जा रही है ना। ठीक है जी। तो अब हमारा फर्दर पार्ट क्या होगा, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस, उससे हमें पता चल जाएगा कि कहाँ ज्यादा लाइट है और कहाँ कम लाइट है, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने आपको ग्रीन लाइंस के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है, वो देखेंगे। फिगर सबको क्लियर हो गया ऑनलाइन बच्चों?
ठीक है जी। तो जो पाथ डिफरेंस है हमारा वो बन गया S2P माइनस S1P इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। ठीक है जी। तो जो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में वी टेक सम अप्रोक्सीमेशंस। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो बच्चों हम देते हैं वो ये है कि जो हमारा कैपिटल डी है वो स्मॉल डी के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। ठीक है, जैसे बच्चों आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा होगा स्मॉल डी जो होता है ना दिस इज जनरली कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, लैम्डा की टर्म्स में ही होता है कुछ, तो वो तो बहुत छोटा हो गया। कैपिटल डी फिर भी ठीक ठाक होता है। ठीक है, इनफैक्ट मतलब बच्चों ऐसा होता है कि ये जो सेटअप है ना, चलो अप्रोक्सीमेशन लिख लो फिर मैं बताता हूँ। तो पहली अप्रोक्सीमेशन है हमारी कि जो कैपिटल डी है दैट इज मच लार्जर कंपेयर्ड टू स्मॉल डी। ओके, अब बच्चों इससे क्या होगा, अब एक बार ऊपर वाले फिगर पे आ जाओ। हमने जब कैपिटल डी को बहुत लार्ज ले लिया, ठीक है, मतलब कि इन अ वे कि जो स्क्रीन है वो बहुत दूर है। ठीक है, तो देखो बच्चों ये जो मुझे निकालना है S2P माइनस S1P, ठीक है, इसका एक तरीका तो जो सबसे सेफ मेथड है वो ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ओ ओरिजिन तो ले लिया, कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, S1 S2 के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। तो हम S2P को लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में, S1P को लिखेंगे, उनका डिफरेंस निकाल लेंगे और उसमें हम ये अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे कि D मच लार्जर देन स्मॉल डी। ठीक है, ये घर पे जरूर ट्राई करना। जो दूसरा शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, जो हम काफी यूज करते हैं वो ये है कि व्हाट वी डू इज कि हम S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं नीचे वाली लाइन पे। तो S1Q हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो अब बच्चों क्योंकि हमारा पॉइंट P बहुत दूर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि S1P will be nearly equal to QP? बताओ, क्या S1P और QP नियरली इक्वल होंगे? तो मतलब जो एक्स्ट्रा लेंथ है वो क्या है, जो पाथ डिफरेंस है वो S2Q हो गया, है ना? तो हम ज्योमेट्रिकली ये कह पा रहे हैं कि जो पाथ डिफरेंस है दैट इज सिंपली S2Q। आई बात समझ? ओके, अब बच्चों जो हमने O के साथ एंगल थीटा दिखाया है, ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि नीचे S2 के साथ भी नियरली वही एंगल थीटा ही बन रहा होगा? क्योंकि इतनी दूर लाइन जा रही है तो वो लाइन O पे बनी या S2 पे बनी हार्डली कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल डी तो वैसे ही बहुत छोटा सा, तो नीचे वाला एंगल थीटा बन गया जो S2 पे बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। अगर बच्चों नीचे वाला एंगल थीटा है तो आप देखो कि जो ऊपर ग्रीन वाला एंगल है वो भी थीटा ही बन जाएगा। क्यों? एक दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो गई ना, एक लाइन वर्टिकल हो गई और एक लाइन रेड लाइन के परपेंडिकुलर हो गई, तो उनके बीच में भी एंगल थीटा बन गया। आई बात समझ? तो विद दीज अप्रोक्सीमेशंस S2Q क्या बन गया हमारा? अब लुक एट ट्राइंगल S1 S2Q जो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या S2Q बच्चों D sin थीटा बन गया? परपेंडिकुलर है ना S2Q, हाइपोटेन्यूज स्मॉल d है। तो इस अप्रोक्सीमेशन से बच्चों हमारे पास कंडीशन आ गई कि जो जो डेल्टा एक्स है वो D sin थीटा बन गया। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मतलब बहुत बार हम सीधा यूज कर लेते हैं, काम फास्ट हो जाता है।
तो हमारे फिगर में जो ग्रीन लाइंस थी वो बेसिकली क्या कर रही थी, वो हेल्प कर रही थी हमें पाथ डिफरेंस को ज्योमेट्रिकली निकालने। ठीक है, आप बच्चों ट्राई करना, यही सेम चीज आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी निकाल सकते अप्रोक्सीमेशन से। इज दिस थिंग क्लियर बच्चों? हमारी जो दूसरी अप्रोक्सीमेशन है वो ये है कि ये जो y लिया हुआ है हमने, ये y भी असली में बहुत छोटा, ठीक है, y भी वेवलेंथ के कंपैरेबल उसमें ही होता है, कंपैरेबल, ठीक है। तो इसलिए बच्चों ऐसा होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्योंकि ये डिस्टेंसेस स्मॉल इतने कम है, डिस्टेंसेस इन्वॉल्व, कि हमारे को नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर हम ये कोशिश भी करें, मतलब ये स्लिट्स बनाना तो बहुत आसान है कि आप सोचो कि आपने एक बल्ब रखा, उसके आगे स्लिट्स रख दी और आप दीवार पे देखने लग जाओ तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंसेस इन्वॉल्व। तो ये असली में जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होता है तो एक प्रॉपर माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना पड़ता है, तब जाके कुछ दिखता है, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी अप्रोक्सीमेशन है कि जो y है वो भी बहुत छोटा है कंपेयर टू कैपिटल डी, विच इन अदर वर्ड्स बच्चों मींस कि एंगल थीटा बहुत छोटा हो गया, राइट। तो दिस इज योर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो अगर एंगल थीटा छोटा है तो साइन थीटा टैन थीटा इक्वल हो गए, जो कि y बाय कैपिटल डी हो गया। आप सोच रहे हो ये हमने अप्रोक्सीमेशन क्यों ली, मतलब ये मैंने आगे क्यों लिखा है साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू y बाय डी, ये ऊपर पुट हो जाएगा जो हमारा पाथ डिफरेंस। तो मतलब आपका पाथ डिफरेंस d इंटू वाई बाई डी बन गया। तो क्या फायदा हो गया, आपको सीधा हर y के लिए पता चल गया कि वहां पे कितना पाथ डिफरेंस। बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली वो ये है कि आप माइंड में ये रखो कि किस अप्रोक्सीमेशन के कारण क्या फाइनल रिजल्ट आया, ठीक है। अगर y छोटा था इसलिए आप साइन थीटा को y बाय कैपिटल डी लिख पाए ना, और अगर स्मॉल डी बहुत छोटा था कैपिटल डी के तो आप डेल्टा एक्स को डी साइन थीटा लिख पाए, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, ठीक है, फॉर आईआईटी स्पेशली, क्या चक्कर है बच्चों, आईआईटी के सिलेबस में वेव ऑप्टिक्स के अंदर सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट है और कुछ नहीं, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है इंटरफेरेंस लिमिटेड टू YDSC। तो अब जो क्वेश्चन बनने हैं वो इसी की वेरिएशंस पे ही बनने हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जैसे हमने देखा है वो हमेशा यही देखते हैं कि आपको फॉर्मूला पता है या अंडरलाइन कंसेप्ट पता है। तो जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल बच्चों आप ये सोचो, मान लो आपका y बड़ा है तो क्या फर्क पड़ेगा, तो फिर ये नीचे वाली अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले tan थीटा निकालना पड़ेगा, फिर उससे sin थीटा अलग से निकलेगा और उसको फर्स्ट स्टेप में पुट करना। ये बात समझ आ रही है? सिमिलरली अगर आपकी फर्स्ट वाली अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, फिर ये कुछ नहीं, फिर सीधा बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप निकाल लो पाथ डिफरेंस। आई बात समझ, राइट। तो बस अब इससे क्या होगा, आपका जो डेल्टा एक्स है वो dy बाय डी आ गया, एंड बी वेरी केयरफुल अबाउट स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। ये जस्ट अभी पिछले साल या उससे पिछले साल की बच्चों बात है, मैं भूल गया, मतलब मेड था नॉन मेड था कोई, मतलब बिल्कुल जो बैच के टॉप 5 वाला स्टूडेंट था वो ये गलती करके आया था कि कैपिटल डी स्मॉल डी उल्टे करके आया था फाइनल एग्जाम। और वैसे इस तरह से याद रखना भी आसान है कि जो छोटे वाला है वो स्मॉल डी है, बड़े वाला कैपिटल डी, ठीक है जी। तो अब बच्चों यहां से क्लियरली हम कह सकते हैं कि भाई क्योंकि पाथ डिफरेंस आ रहे हैं अलग अलग वाई पे, तो उन अलग अलग वाई पे हमें लाइट की अलग अलग इंटेंसिटीज नजर आएंगी, ठीक है। तो हम ये निकाल लेते हैं कि भाई हम कहते हैं कि कहां पर हमें
ब्राइट लाइट दिखाई देगी। इनको बच्चों आप याद करो, हमने स्प्लिट बनाया था, तो दीवार पे भी हमें क्या दिखेगा, एक लंबी सी लाइन दिखेगी, है ना, स्क्रीन पे, सॉरी, तो उसको फ्रिंज बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कि ब्राइट फ्रिंजेस कहाँ पे आएंगे, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ है। तो ये लिख लो, तो बच्चों बहुत सिंपल है, उसकी क्या कंडीशन लगाएंगे हम ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, क्या था, एन लैम्डा। तो डी वाई बाई डी इज एन लैम्डा, तो ये वाई कोऑर्डिनेट्स आ गए ऑफ जहां जहां पे हमारे को ब्राइट लाइट। तो जो यहाँ से क्या समझ आता है, सबसे पहले तो जब हम एन को 0 डालेंगे तो वहां ब्राइट लाइट है, मतलब जो स्क्रीन का सेंटर है वहां ब्राइट लाइट दिखेगी, और वो लॉजिकली भी समझ आ रहा है कि दोनों से डिस्टेंस सेम। ठीक है, बाकी कोऑर्डिनेट्स कैसे बन गए, लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी एंड सो ऑन। बाय सिमेट्री क्या हम ये कह सकते हैं कि वही सेम पॉइंट्स नीचे भी आएंगे, जैसे स्क्रीन के ऊपर आएंगे पॉइंट्स वैसे ही स्क्रीन के नीचे आएंगे, है ना। वही बात, यहाँ चाहे मैं यहाँ डेल्टा एक्स के आगे मॉड लगा देता, तो बिल्कुल सिमिलर पॉइंट्स हमारे स्क्रीन के नीचे भी आएंगे। तो जो आप समझ गए होगे, दो अप्रोचेस हैं, या तो मॉड लगा के कर दो, है ना, या सिमेट्री से देख लो कि जैसा पॉजिटिव में हो रहा है वैसा ही नेगेटिव में हो। सिमिलरली बच्चों हम डार्क फ्रिंजेस निकाल सकते हैं, उसकी कंडीशन क्या डलेगी, डिस्ट्रक्टिव वाली, कि डेल्टा एक्स डलेगा एन माइनस हाफ लैम्डा। तो इससे कैसे पॉइंट्स आ गए, y इक्वल टू एन माइनस हाफ लैम्डा डी बाई, तो ये कैसे पॉइंट्स आ गए, लैम्डा डी बाई टू डी, 3 लैम्डा डी बाई टू डी एंड सो ऑन। एंड सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही पॉइंट्स स्क्रीन के नीचे भी आ जाएंगे। तो सारी सिचुएशन आपको समझ आ गई, हमने किया क्या, है ना। अगर हमारे को ज्योमेट्री दे दी जाती तो बस उसके बाद तो सारा कुछ वही है, बस पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, एक्सेट्रा।
आप बच्चों यहाँ से पैटर्न देख सकते हो कैसा बन रहा है। अगर हम सोचें स्क्रीन पे क्या हुआ, 0 पे ब्राइट, फिर लैम्डा डी बाई डी, 2 लैम्डा डी बाई डी पे ब्राइट चल रहा है। डार्क कहाँ पे आ रहे हैं, उसके बीच में, है ना। आप ये भी समझ गए होंगे कि अब क्यों मैंने यहाँ पे एन को 1 से शुरू किया था, जो पहले लिखवाया था, क्योंकि एन 0 लिखते तो वो कंफ्यूजन होती है कि ऐसा लगता है कि सेंटर पे है। ऊपर समझ आता है कि ब्राइट एन 0 डाला था तो वो सेंटर वाला पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम सोचें कि अब हमें स्क्रीन कैसा नजर आएगा, तो ये इस तरीके से नजर आ, राइट, ऑल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क लाइंस। तो ये वाला फिगर जो है बच्चों, वो यहाँ बनाने की जगह जहाँ पे फर्स्ट वो बनाया था ना, बिल्कुल उसके साथ बनाओ, ताकि आपको एकदम आइडिया लग जाए कि कैसा दिखेगा। तो बच्चों देखना एक्चुअली क्या है, एक बात समझना बच्चों, एक सेकंड बच्चों, एक बात समझना, दिस फिगर शुड बी विजुअलाइज्ड इन लाइट मोड। क्यों? मैंने रेड से दिखाई थी लाइट, तो रेड तो दिखा रहा है ब्राइट फ्रिंज। व्हाट डज डार्क फ्रिंज मीन? नो लाइट। वहां इंटेंसिटी 0 हो रही है ना। पहले बताओ क्या वहां इंटेंसिटी 0 हो रही है? जब I1 I2 सेम होंगे तो √I1 माइनस √I2 0 हो गया। तो व्हाट डज डार्क फ्रिंज मींस? नो लाइट। जहां नो लाइट है वहां आपको क्या दिखेगा? ब्लैक, राइट। तो आप अपनी कॉपी में तो इस तरह से ही बनाना ताकि आपको क्लैरिटी रहे, इफ एट ऑल पॉसिबल। मतलब शो डार्क विद ब्लैक और ब्लू, शो ब्राइट विद रेड। मैंने ब्राइट रेड से इसलिए दिखाया क्योंकि ऊपर वाले फिगर में भी हमने लाइट रेस को रेड कलर का ही दिखाया था। ओके, अच्छा ये ब्राइट और डार्क के बीच में क्या हो रहा होगा? तो कंटिन्यूअसली वेरी कर रही होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ये लाइन दिख रही है। बेसिकली ये जो रेड लाइन हमने यहाँ शो की है, दैट इज द ब्राइटेस्ट लाइट, ठीक है ना। तो लाइट ग्रेजुअली कम होके 0 हो गई, फिर बढ़ी, फिर मैक्सिमम हो गई एंड सो ऑन। तो मतलब यहाँ तो हम वो सारा शो नहीं कर सकते जो भी मतलब वेरिएशन आएगी। तो अगर हम असली में सोचें तो ये इस तरीके से दिखता है बच्चों। मतलब ये कलर्स डिफरेंट हो गए, वो अलग बात है, बट ये आपको ऐसे होता है कि सबसे ब्राइट बीच में, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और फाइनली बिल्कुल डार्क। ठीक है, अब वो भी क्या होता है कि हम थोड़ा सा एक रीजन बड़ा दिखा रहे हैं डार्क वाला, क्यों? मतलब क्योंकि जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही कम है, वो भी ऑलमोस्ट हमें रिलेटिवली डार्क सही दिखेगा। तो हम ऐसे कहते हैं कि हमें ऐसे ऑल्टरनेट डार्क ब्राइट दिखे। तो आप ये देख रहे हो कि मैंने जो बिल्कुल उसका मिड है पॉइंट, उसको लिखा है एज लैम्डा डी बाई 2d, और जो
ये वाला सेंटर है उसको लिख दिया एज y इक्वल टू 0। तो ये मतलब इस तरीके से होता है। और जो इंटेंसिटी वेरी कर रही होती है वो राइट साइड पे देखो तो वो ऐसे कर्व की फॉर्म में कम ज्यादा। ठीक है, तो इसको आप ऑब्वियसली ड्रॉ नहीं कर सकते, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि वो बैंड होता है, सिर्फ ऐसे वो नहीं है, लाइंस नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चों एक दो और टर्म्स इससे रिलेटेड। एक हम टर्म डिनोट करते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का बच्चों मतलब होता है एज डिस्टेंस बिटवीन, चाहे टू ब्राइट फ्रिंजेस कह लो या टू डार्क फ्रिंजेस कह लो, तो वो बन जाता है लैम्डा डी बाई डी। और एक बच्चों हम और टर्म बनाते हैं विच इज नोन एज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब है बच्चों कि एक तरह से ये जो आपकी फ्रिंज बनी, ये जिसकी लेंथ बीटा है, वो ओरिजिन पे कितना एंगल सबटेंड करेगी। तो वो बताओ अप्रोक्सीमेटली, मतलब वो क्या बन जाएगा, फ्रिंज विड्थ अपॉन कैपिटल डी बन जाएगा। तो इस तरह से, राइट, तो वो बन गया आपका लैम्डा बाय स्मॉल। थोड़ी गुड। हमें डिस्कशन करनी थी आज ना, चलो कोई मंडे करेंगे, ठीक है, जो डिस्कशन पेंडिंग। हाँ बच्चों, फिलहाल आपने इसका 0 1 3 तक का ए और बी पार्ट कंप्लीट करना है। चलिए, चलो। हम्म, चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।